नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हिमालय की बेटियां पाठ पढ़ रहे थे। तो आइए इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है कि किस प्रकार से ये नदियां जो है जब हिमालय की गोद से निकलती हैं और गोद से निकल करके उछलती कूदती हुई प्रतीत होती हैं, लेकिन जब ये मैदानों में पहुंचती हैं तो एकदम से शांत और गंभीर नजर आती हैं। इसी का आगे वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं। यहाँ पर दो नदियों का नाम लेखक ने लिया है, एक है सिंधु और दूसरी ब्रह्मपुत्र, जिनका नाम सुनते ही अन्य नदियों का स्मरण लेखक को आ जाता है, चाहे वो रावी हो, सतलुज हो, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। यानी सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम लेते ही लेखक को अन्य नदियों का स्मरण हो आता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में लेखक कहते हैं कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नाम की नदियां हैं वो जो है लगातार बर्फ़ के पिघलने से ही ये नदियां बनी हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। कहने का मतलब है कि जो समुद्र है जिसे नदियों का पति माना गया है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है कि जो इन हिमालय की बेटियों का हाथ पकड़े हुए है, यानी उनका पति जिसे माना गया है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती थी। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कहने का मतलब है लेखक ये कहना चाहता है कि मैंने जो है जब इन नदियों का यह रूप देखा तो इस रूप को देख करके मैं इतना प्रभावित हुआ कि हिमालय को मैंने समुद्र का ससुर माना और समुद्र को इन नदियों का पति मानने में मुझे बिल्कुल भी झिझक और शर्म महसूस नहीं होती। आगे कवि कहते हैं कि कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था। यहाँ पर लेखक ने कालिदास का नाम लिया है। कालिदास संस्कृत के महान कवि हुए हैं और उनका एक ग्रंथ है मेघदूत। तो मेघदूत में उन्होंने एक नदी का वर्णन किया है जिसका नाम है वेत्रवती यानी बेतवा नदी। तो उसमें एक प्रसंग आता है, एक घटना आती है कि जब जो है यक्ष मेघ को अपना संदेश दे करके अपनी पत्नी के पास भिजवाते हैं अलकापुरी में, तो वहाँ पर जो है वो उस संदेश में एक नदी का भी नाम लेते हैं जिस नदी का नाम है वेत्रवती यानी बेतवा नदी। तो उसी का वर्णन यहाँ पर जो है लेखक ने किया है कि यक्ष जो है मेघ से कहते हैं कि जब तुम हिमालय की तरफ जाओगे, अलकापुरी की तरफ जाओगे, तो रास्ते में तुम्हें एक वेत्रवती बेतवा नाम की नदी मिलेगी। उस नदी को तुम अपना प्रेम देना, क्योंकि वह नदी तुम्हारे प्रेम की प्यासी है। तुम्हारी वह प्रियसी यानी तुम्हारी वह प्रेमिका तुम्हें पाकर के अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देख करके मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। कहने का तात्पर्य यह है कि महाकवि कालिदास ने भी नदियों को एक मानव के रूप में व्यवहार करते हुए दिखाया है। दरअसल जो कोई भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। कहने का मतलब है कि जो कोई भी व्यक्ति इन नदियों का अलग अलग रूप देखेगा, यानी जब ये नदियाँ पहाड़ों पर होती हैं तो इनका एक अलग नटखट रूप देखने को मिलता है, और जब ये मैदानों में होती है तो इनका गंभीर और शांत रूप देखने को मिलता है। तो जो भी व्यक्ति इन दोनों रूपों को देखेगा वो इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि ज़रूर ये नदियाँ जो है इनका जो है वो मानवीकरण कर देगा, यानी मानव की तरह व्यवहार करते हुए इनको वो दिखाई देगा। आगे का लेखक कहते हैं, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। लेखक कहते हैं कि काका कालेलकर एक साहित्यकार हुए हैं, काका कालेलकर आलोचक भी हुए हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता के रूप में माना है, संसार की माता के रूप में माना है, एक कल्याणकारी माता के रूप में माना है। किंतु माता बनने से पहले यदि इन नदियों को बेटियों के रूप में देख लिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है, इसमें क्या बुराई है। और थोड़ा आगे चलिए,
इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा। यदि जो है माता से पहले और बेटियों से पहले यदि इनको प्रेमिका के रूप में देखा जाए तो जैसा कि जो है कालिदास ने भी वर्णन किया है, यदि इनको एक प्रेयसी यानी प्रेमिका के रूप में देखा जाए तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया होगा। और लेखक कहते हैं कि माता मानने से पहले, बेटी मानने से पहले और प्रेमिका मानने से पहले यदि इनको बहन के रूप में देखा जाए तो ये संबंध कैसा रहेगा। और ऐसे आज तक कितने कवि हुए हैं जिन्होंने अपने साहित्य में, अपनी रचनाओं में नदियों को बहन के रूप में स्वीकार किया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में भी एक बार ऐसी भावना हुई कि मैंने इन्हें बहन के रूप में स्वीकार किया। थोलिंग तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, मन बहुत उदास हो गया था, तबीयत थोड़ी ख़राब थी। सतलज के किनारे जाकर के बैठ गया, सतलज नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील, उस बहते हुए जल ने अपना असर डालना शुरू कर दिया और जो मेरी तबीयत जो मुझे ख़राब होती हुई प्रतीत हो रही थी उसमें सुधार हुआ। तन और मन ताज़ा हो गया, मेरा तन और मन दोनों एकदम से ताज़ा हो गया और मैं जो है उस ताजगी में कुछ गुनगुनाने लगा। मेरे मन में कुछ कल्पनाएं जागृत हुई और मैं क्या गुनगुनाने लगा, मैं क्या गाने लगा, उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इस प्रकार से लेखक कह रहे हैं कि मैं जो है सतलज के किनारे पहुंचा और मेरे मन में उस नदी के प्रति एक बहन की भावना जागृत हुई। मैंने उसको एक बहन के रूप में स्वीकार किया और मैं उस बहन को देख करके, उस नदी सतलज बहन को देख कर कुछ गुनगुनाने लगा, कुछ गाने लगा। और क्या कहने लगा, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज नाम की जो नदी, मैंने तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार किया है, तुम्हारी जय हो। लीला अचरज बहन तुम्हारी, तुम्हारी जो लीला है वो बड़ी हैरान करने वाली है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जो मेरे मन में अब तक जो आलस्य छाया हुआ था तुम्हें देख करके वह जो है दूर हट गया। मेरा मन जो है मुदित हो गया, प्रसन्न हो गया। जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर जो है न्योछावर हो जाना चाहता हूँ। तुम बेटी यह बाप हिमालय, तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा पिता है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, और हिमालय तुम्हें लेकर के बहुत चिंतित है लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। हे सतलज नाम की नदी, मैंने तुम्हें बहन के रूप में स्वीकार किया है, तुम्हारी जय हो। तो इस प्रकार से जो लेखक कहते हैं कि मैंने जो है अपनी रचना में कहीं ना कहीं जो है नदियों को बहन का जो रूप है वो दिया है। तो आज जो है आपका पाठ जो है समाप्त हो गया है। तो आगे हम नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।